तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे महाजनपदाज एंड इमरजेंस ऑफ मगध एम्पायर। ठीक। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे 6th सेंचुरी बीसी में मतलब जो एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट का प्रोसीजर था उसको फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो एरा बिलोंग करते हैं जिस एरा को, दैट इज 6th सेंचुरी बीसी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था कि सडनली जो है 6th सेंचुरी बीसी में सारी चीज़ें हो गई, मतलब कि ये जो एम्पायर्स थे या किंगडम्स थे उनका इमरजेंस हुआ। दैट वाज रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल प्रोसेस, जैसा कि हमने लेटर वैदिक एज में देखा है ना। वहाँ हमें राष्ट्र वर्ड मिल जाता है, वहाँ हमें ये पता चलता है कि किंगडम्स डेवलप होने लगे थे। और ऐसे में 6th सेंचुरी बीसी से रिलेटेड कुछ ऐसे टेक्स्ट मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है 16 किंगडम्स एग्जिस्ट करते थे। क्या मतलब नहीं, उनके अलावा और किंगडम्स नहीं रहे होंगे, देयर माइट बी अदर किंगडम्स आल्सो, बट दिस टेक्स्ट मेंशन अबाउट दिस 16 किंगडम्स एंड 10 रिपब्लिक्स। ओके। किंगडम्स के डेवलपमेंट का रीजन क्या था? बार बार मैं बोलता आ रहा हूं कि सरप्लस प्रोडक्शन। जब सरप्लस प्रोडक्शन इतना होने लगा कि जो लोग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे उनको फीड किया जा सकता था, तो ऐसे में ढेर सारे प्रोफेशनल्स इमर्ज किए, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स, है ना। तो पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ जिसको गवर्न करने के लिए एक पॉलिटिकल एंटिटी डेवलप होने लगी ग्रेजुअली। ये हमको अर्ली वैदिक एज से ही, सॉरी अर्ली वैदिक एज का, बल्कि अगर हम देखते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ये चीज़ें मिलती हैं, है ना। वो भी अर्बन सिविलाइजेशन थी। और ये 6th सेंचुरी बीसी का जो एरा था जब इन चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इट इज़ आल्सो नोन एज सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन एरा। ठीक। तो फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन इंडस वैली, सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन ये 6th सेंचुरी बीसी। ठीक। आगे चल करके जो हम जैनिज्म और बौद्धिज्म को स्टडी करेंगे वहाँ भी चीज़ें रिलेटेड होंगी। ठीक। तो रीजन वही था, यूज ऑफ आयरन, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हुआ, जिससे वो सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा और लोगों को फीड करके वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता। ठीक। दूसरी जो एक्टिविटीज़ थी, फॉर एग्जांपल जो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि क्राफ्ट्समैन, है ना, और दूसरी ट्रेड वगैरह उस पर बेस्ड। इसके अलावा राष्ट्र वर्ड का को भी मेंशन किया गया है लेटर वैदिक लिटरेचर में, लोग अभी बात कर रहे थे, बट नॉट इन द मीनिंग दैट इज प्रेवलेंट टुडे। राष्ट्र का मतलब नेशन नहीं था उस समय राष्ट्र एक पर्टिकुलर रीजन जो कि एक पॉलिटिकल एंटिटी होता था उसके लिए यूज किया जाता। ठीक। आज का जो मॉडर्न देश का जो नेशन है या नेशनलिज्म है वो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम की देन है। ठीक। का सीधा रिलेशन है कैपिटलिज्म से। कैसे, उसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे ड्यूरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री। कैसे जो है मर्केंटाइल रिवोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल होता है, कैपिटलिज्म का इमरजेंस होता है, फिर के एक बहुत ही पावरफुल टूल के रूप में नेशनलिज्म नाम की आइडियोलॉजी आती है, नेसेसरली कैपिटलिज्म से, मॉडर्न कैपिटलिज्म से एसोसिएटेड है। ठीक। ओबियसली हम लोग बात कर रहे थे कि अर्ली वैदिक सिस्टम में क्या था, एक गोत्र सिस्टम होता था, का बहुत क्लियर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन विद इन क्लान विद इन ट्राइब मैरिजेज होती थी। बट जब लेटर वैदिक एज में क्लियर एग्रीकल्चर बेस्ड सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश होने लगे, डेवलप होने लगे, तो आउटसाइड गोत्र मैरिज सिस्टम को प्रमोट किया गया। ठीक। और ये माना गया कि सेम गोत्र या एक ही क्लान या ट्राइब में जो भी लोग हैं वो सारे के सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, तो उनके बीच मैरिज नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ इसलिए मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेटिव्स इज स्टिल प्रोहिबिटेड। ठीक।
हमारा जो लॉ है, हिंदू मैरिज लॉ या ऐसे भी, उसमें भी ये प्रोहिबिटेड है। ओबियसली अगर रीजनल, समझ में आ रहा है या क्या प्रॉब्लम हो रही है? जब रीजनल सेटलमेंट्स डेवलप होने लगे तो ओबियसली लोगों की जो लॉयल्टी थी, लोगों का जो इमोशनल टच था, वो भी पर्टिकुलर अपने रीजन के साथ होने लगा। आज भी हम लोगों के साथ है। भले हम बोलते हैं पूरा भारत देश हमारा है, लेकिन ये रियलिटी है कि जहाँ हम पैदा हुए होते हैं, पले बड़े होते हैं, पर्टिकुलर एरिया होता है, उससे हमें एक खास किस्म का, है ना, एक लगाव हो जाता है। दैट इज़ वेरी नेचुरल। लोगों को वहाँ जानते हैं, लोग हमें जानते हैं, ठीक। बल्कि जो इमोशनल टच होता है ऐसे लोगों के साथ होता है जिनके साथ हम लंबे समय तक रहते आए होते हैं। तो ये साइकोलॉजी का मतलब साइकोलॉजिकल हो। तो ओबियसली जनपद वर्ड भी आने लगा। और जनपद जो आज बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट, मीनिंग में नहीं था। जनपद का मतलब एक पर्टिकुलर रीजन होता था और वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ का पूरा सेटअप, वहाँ का सोशल सेटअप, पॉलिटिकल सेटअप, इकोनॉमिक सेटअप, ठीक, इससे रिलेटेड था। वही तीन टेक्स्ट मिलते हैं। एक उत्तर निकाय, दूसरा महावस्त, दोनों बौद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, और भगवती सूत्र, ठीक, जो कि जैन टेक्स्ट है। उसमें इन महाजनपद के बारे में मेंशन किया गया है। लेकिन ये वो महाजनपद थे, वो किंगडम्स थे जो इसमें मेंशन किए गए हैं। क्योंकि जैसा कि हम बाद में देखेंगे कि फार साउथ रीजन में अदर किंगडम्स भी थे, चोल, चेर, पांड, और भी छोटे छोटे रहे होंगे जिनके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। इसके अलावा आज का जो भारत, उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, दैट वाज नेवर अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल भारत, पॉलिटिकल इंडिया, बिफोर अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। मुगल वगैरह भी अगर गए तो मैक्सिमम असम के बॉर्डर से ही लौट आए। एंशियंट एरा में भी हमको मिलता है, वो भी पता चलता असम तक ही था, से आगे नहीं था। जिनको सेवन सिस्टर्स उधर बोला जाता है, वो काफ़ी बाद में उन्हें ऐड किया गया, स्पेशली ब्रिटिश रूल के समय, ठीक ना। ये तीनों टेक्स्ट हैं जिनमें हमें उनके बारे में, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली। ये थोड़ा सा प्रिफेस रहा, एक इंट्रोडक्शन। आगे हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक तो 16 किंगडम्स जो रहे जिन्हें महाजनपद कहा गया, ठीक। इसके अलावा 10 रिपब्लिक्स, और थोड़ा सा हम देखेंगे बिल्कुल इनिशियल जो इमरजेंस होता है मगध एम्पायर का, ठीक। मोटा मोटा देखते चलें क्या कैसे इनकी लोकेशन क्या थी। एक तो आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, और खुद भी बुक में अपने मैप में देखिएगा, और मैप में इन्हें क्या करना है, मार्क करना है, ब्लैंक, ठीक। एक तो सबसे बढ़िया है, रिवर्स दी गई हैं। अगर नेचुरल मैप आपको के पास है तो उसमें रिवर्स रिवर्स मिलेंगी, ठीक। लोकेशन इनकी कहाँ, रिवर्स के नॉर्थ में है, साउथ में है, कन्फ्लुएंस के आसपास है, ठीक ना। एक चीज़ अगर आप देखिए, ऑलमोस्ट जितने भी किंगडम्स थे उनके अगर कैपिटल सिटीज आप देखते हैं तो क्या कॉमन मिलता है? दे ऑल वर एस्टेब्लिश्ड एट द बैंक्स ऑफ वेरियस रिवर्स, ठीक। सिर्फ इसलिए नहीं पीने के पानी के लिए या बाकी चीज़ों की जरूरत थी, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनका काफ़ी यूज होता था। तो आज की जो हमें सड़कें दिखती हैं, मिट्टी और वो सब दिखता है ना, मालूम है, इसको कुछ पर्टिकुलर नाम दिया गया है टेक्निक को। ये बोल्डर वगैरह, ये गिट्टियाँ इस्तेमाल करके बनता है, इसको एक नाम दिया गया है मैकेडम सिस्टम, मैकेडम टेक्नोलॉजी। मैकेडम ने सबसे पहले इसको प्रोड्यूस किया। इसके पहले ज़मीन से मतलब लैंड रूट था तो, लेकिन उतना एक तो सेफ नहीं होता था जितना कि रिवर्स का होता था, ऊपर से उतना स्विफ्ट भी नहीं था, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ, ठीक। एक एक करके हम देख लेते हैं। ओबियसली
काफी बाद में चल करके ऑलमोस्ट 200 साल बाद, 6th सेंचुरी बीसी की हम बात कर रहे हैं, और 4th सेंचुरी बीसी में मगध एक ऑलमोस्ट ऑल इंडिया पैन इंडियन एम्पायर के रूप में दिखता है। ठीक ना। सबसे पहले मुझसे बात कर रहे हैं कैपिटल सिटीज कौन कौन सी थी, और पाटलिपुत्र। ठीक है। कहाँ ये दोनों आजकल? बिहार में भी पर्टिकुलर जगह है ना, आ जाता है कि पटना ही, लोकेशन वही थी, मगर सदर्न बिहार या झारखंड का जो एरिया है तब हुआ करता। ठीक। से पहले पहले कैपिटल क्या थी? इन सब पर क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में, स्पेशली एक एक चीज जो दी गई है सब पर क्वेश्चंस बनते। ठीक। पहली कैपिटल कौन सी थी, की लोकेशन कहाँ थी? एक बार मैप में देखिएगा कि पाटलिपुत्र की लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट थी, कौन से रिवर्स के कन्फ्लुएंस पर बना था। ठीक। और क्या फैसिलिटीज थी बाय नेचर, जिसके चलते इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अंग एंड वंग, इसलिए अंग कहा जाता है। ठीक। उसकी कैपिटल चंपा हुआ करती थी, बेर और भागलपुर आज के। बड़ा इंपॉर्टेंट है बंगाल के नवाबों के भी समय में, और आज भी मशहूर है। आम के लिए भी मशहूर है, और मुंगेर कट्टे के लिए भी मशहूर है कि नहीं मशहूर है, तमंचा होता है उसके लिए भी मशहूर। ठीक ना। भागलपुर का फोक थिएटर, लोकनाट्य, वो भी बड़ा मशहूर है। ठीक। और इसके अलावा क्या था ये, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता। ठीक ना। लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या आता है? मल्ल। अब ये रिपब्लिक भी थे और किंगडम के, एज किंगडम में इनको मेंशन किया गया। मल्ल जो है ये क्या हुआ करता था, ये क्लान था क्षत्रिय फैमिलीज का, और ये जो है के दो पार्ट थे। ठीक। एक का की कैपिटल हुआ करती थी पावापुरी, पावा के मल्ल, और दूसरे थे कुशीनारा के मल्ल। इसकी लोकेशन इसकी लोकेशन कहाँ आजकल? ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट यूपी के दो डिस्ट्रिक्ट हैं। पावा या पावपुरी को आजकल क्या बोला जाता है? पडरौना। कुशीनगर जो है, कुशीनारा, ये अब कुशीनगर है, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं। दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं या एक ही डिस्ट्रिक्ट का दूसरा हेडक्वार्टर है? एक डिस्ट्रिक्ट है दूसरा हेडक्वार्टर, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये नॉर्थ ईस्ट यूपी में है। ठीक। इसके अलावा वत्स कौशाम्बी कैपिटल हुआ करती थी, आज के इलाहाबाद के आसपास। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया है। इलाहाबाद आज भी इलाहाबाद ही है, कुल डिस्ट्रिक्ट का नाम इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया। एक्चुअली है क्या कि प्रयागराज के पास इलाहाबाद को बसाया था अकबर ने। प्रयागराज तो आज भी एग्जिस्ट करता है, इलाहाबाद से सटा हुआ ट्विन सिटी। डिस्ट्रिक्ट का भी नाम इलाहाबाद था, अब डिस्ट्रिक्ट का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, हेडक्वार्टर इलाहाबाद। ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नाम अयोध्या है, हेडक्वार्टर फैजाबाद। क्वार्टर्स के नाम नहीं बदले हैं, वो आज भी वही हैं। ठीक। कौशाम्बी, और कौशाम्बी से जुड़ी और कोई बड़ी मशहूर घटना? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? कौशाम्बी से कुछ लेना देना है, पता कीजिएगा। क्या उस सारनाथ वाला जो सरमन था उनकी की बात, कौशाम्बी से कोई रिलेशन है उसका? सारनाथ कहाँ है? सारनाथ तो वाराणसी के वाराणसी में है। कौशाम्बी नहीं, ध्यान तो उनको मिला मिला था, पट वहाँ गया।
सर कौशाम्बी में सर सबसे ज्यादा प्रीचिंग्स हुई थी उनकी सरमन। कहाँ? कौशाम्बी में? ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, काशी, इसके कैपिटल थे वाराणसी। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बनारस को या वाराणसी को ही काशी बोल देते हैं। काशी किंगडम था, वाराणसी उसकी कैपिटल सिटी। ठीक, शायद इकलौती कैपिटल सिटी जिसका कैपिटल का नाम और किंगडम का नाम तो लोग सेम ही बोलते हैं, ये दोनों अलग अलग। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं कौशल। ठीक, दो कैपिटल हुआ करती थी, अयोध्या और श्रावस्ती। अयोध्या आज भी अयोध्या ही है, कल तो काफ़ी वहाँ कुछ हो रहा है। श्रावस्ती के रिमेन्स कहाँ मिलते हैं? तहेट महेट नाम के दो गांव हैं, ट्विन विलेजेस, एक ही गांव है। इसके अलावा बाद में इसी किंगडम ऑफ कौशल में शाक्य जो रिपब्लिक था तो मर्ज कर लिया गया। इसने मर्ज किया था, प्रसेनजित का बेटा था प्रिंस, क्या नाम था उसका? विदुड़व ने अटैक करके इन्वेस्ट कर लिया था। बड़ी मजेदार कहानी है इसकी। कहा जाता है कि प्रसेनजित जो है वो शाक्य गए तो किसी शाक्य राजकुमारी से शादी करने की इच्छा जाहिर की। शाक्य करना तो नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक दासी से शादी कर दी। इस दासी से पैदा हुआ था विदुड़व। एक बार विदुड़व अपने निनिहाल गया और वहां से वापस लौटा, कोई चीज जो भूल भूल रहा था, तो उसका सेवक जो था साथ, वो गया लेने। वहाँ वहाँ का जो असेंबली हाउस था, असेंबली हाल, उसको धुला जा रहा था। किसी ने पूछा इसकी भाई इतनी सफाई क्यों रही? कहा कि वो दासी का बेटा भी यहाँ बैठ करके गया है। क्या कौन? बताया, वो पहचान नहीं पाया कि जो विदुड़व के ही कैंप से आ रहा है। क्या करके उसने बताया तो बहुत नाराज हुआ अपने बाप के ऊपर भी, और फिर कहा कि देख, अगर साक्यों को इतना घमंड है, क्या घमंड तोड़ करके रहूंगा। एक स्टोरी मिलती है बौद्धिस्ट टेक्स्ट में। ठीक ना, प्रसेनजित के बड़े अच्छे रिलेशन थे गौतम बुद्ध से। विदुड़व जो है बौद्धों से चढ़ता, थोड़ा सा इसलिए बौद्ध टेक्स्ट उसके लिख रहे हैं। नेक्स्ट था वज्जी। वज्ज किंगडम जो था, दैट वाज अ कन्फेडरेशन ऑफ 8 रिपब्लिक्स, 8 आउट ऑफ 10। ठीक, उसमें कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, के लिच्छम, मिथिला के विदेह, कई सारे थे। रिपब्लिक्स के बारे में आगे अभी देखेंगे। 8 छोटे छोटे जो रिपब्लिक्स थे उनका एक कन्फेडरेशन। और कहा जाता है कि बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने पूछा था, गौतम बुद्ध से पूछवाया था कि ये जो वज्र कन्फेडरेशन, इसको कैसे कैप्चर किया जा सकता है, कैसे कांकर किया जा सकता है? गौतम बुद्ध ने रिप्लाई किया था कि जब तक ये एक रहेंगे, जब तक इनमें यूनिटी रहेगी, तब तक इनको कंकर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इनमें फूट पड़ गई, कंकर किया जा सकता है। और उसके बाद फिर उसने अपने मिनिस्टर वर्षकार को भेजा था। ड्रामा किया गया कि इसने कोई क्राइम किया है, इसको निकाल दिया गया है। नौकरी की तलाश में गया वैशाली, वहाँ का कोर्ट उसने ज्वाइन किया, और वहाँ फिर जो अलग अलग रिपब्लिक्स के किंग्स हुआ करते थे उनको आपस में ही लड़ा दिया। फिर अजातशत्रु ने अटैक किया और एक एक करके एक पर हमला करता तो बाकी तमाशा देखते थे। इससे पहले वैशाली को कंकर किया और एक एक करके वो सारे जो रिपब्लिक्स थे उनको कैप्चर किया। तब स्टोरेज मिलती है बौद्धिस्ट टेक्स्ट में, कितनी सही कितनी गलत, ठीक, लेकिन ऐसा मिलता है। वज्र कैपिटल वैशाली, भाई हम लोग पिछले क्लास में बात करते थे शायद वैशाली की, और इसकी भी लोकेशन कहाँ थी? तराई रीजन, बिल्कुल बिहार। आजकल इसको कहाँ माना जाता है कि कहाँ रहा होगा? पसाढ़ नाम है जगह का, है ना।
क्या बात समझ में आ रहा है या नहीं? अगर प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि 20 से स्टार्ट हुआ है ना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए, कुछ मत पड़िए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पूर्व के भी कैपिटल सिटी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। महाभारत एपिक में मेंशन किया गया है ना, हस्तिनापुर के किंगडम को दो पार्ट में बांट दिया गया, कौरव और पांडव के बीच। कौरव हस्तिनापुर रहे और पांडव पहुंच गए इंद्रप्रस्थ। प्रस्थ उनको दिया गया और बाद में फिर पांडवों ने हस्तिनापुर को भी जीत लिया कौरवों को मार करके। ठीक, दोनों वापस एक हो। इसके अलावा क्या था, पांचाल में भी वही स्टोरी है। दो किंगडम हुआ करते थे, एक नॉर्थ एक साउथ, है ना। ये तो हमको 6 ऑलमोस्ट। मौर्यन जो है इन्हीं के सक्सेसर थे ना। मौर्यन तो किंगडम कैप्चर किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये सब तो उससे पहले एग्जिस्ट करते, 6 सेंचुरी BC की बात। तीन महाजनपद से पहले एग्जिस्ट करते, उसके बाद भी एग्जिस्ट करते रहे, लेकिन मगध ने सबको कैप्चर कर लिया। 6 सेंचुरी BC है जब वो बौद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट मेंशन करते। डेवलपमेंट जैसे हम लोग लेटर वैदिक एज में पढ़ रहे थे कि राष्ट्र वर्ड आ गया था, है ना, किंगडम्स इमर्ज करने लगे थे, कई सारे किंगडम्स थे। तो किंगडम्स कौन कौन से थे 6 सेंचुरी BC में एग्जिस्ट करते थे, ऐसा ये टेक्स्ट है, ये मेंशन करते हैं। तो इनमें से कई ऐसे थे जो लेटर वैदिक एज के कंटेम्पोरेरी भी थे, और ओबियसली इमरजेंस तो उनका इसी समय हुआ रहा होगा, या हो सकता है थोड़ा सा और पहले हुआ हो। इस समय ये बिल्कुल मतलब क्लियर इनके बारे में मेंशन किया गया है कि वेरी क्लियरली दे एग्जिस्टेड। लेटर हमको, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे बहुत शुरुआत, स्टडी के कन्वीनियंस के लिए, है ना, अलग अलग डिवीजन किया गया। 6 सेंचुरी BC तक आते आते हमें बिल्कुल क्लियर मिलने लगता है कि सारे महाजनपद भी एग्जिस्ट करते थे, रिपब्लिक्स एग्जिस्ट करते थे। उसके पहले हम लोग देख रहे थे कि लेटर वैदिक एज में क्या नई चीजें। ठीक, पांचाल की भी स्टोरी है। द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा मांगी थी पांडवों से, हमला किया था पांचाल पर, पांचाल के राजा द्रुपद को कैप्चर कर लिया था। फिर जब द्रोणाचार्य, जो दोस्त थे ना, बचपन में दोनों साथ पढ़े थे एक ही गुरुकुल में, द्रोणाचार्य ने राज्य को डिवाइड कर दिया। नॉर्थ जो पांचाल था खुद ले लिया, सदर्न दे दिया द्रुपद को। नॉर्थ की जो कैपिटल सिटी थी वो क्षेत्र थी, और सदर्न की कामपिल्य। एक कामपिल्य है जहां द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। ठीक ना। पहले क्या था, एक रिपब्लिक था और बाद में हम मोनार्की सिस्टम। ठीक, इसके अलावा मत्स्य लोकेशन कहाँ थी, मॉडर्न राजस्थान, है ना। इस ये जो किंगडम है ये भी जुड़ा हुआ है महाभारत की स्टोरी से। पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ बिताया था, मत्स्य देश में ही बिताया था, किंगडम ऑफ मत्स्य। महाभारत सीरियल जो है BR चोपड़ा, रवि चोपड़ा वाला, उसको एक बार अगर टाइम मिले जरूर देखिए, कल तो मौजूद होगा ऑनलाइन एक एपिसोड। वैसे भी बहुत कुछ सीखने के लिए बढ़िया बना हुआ है। नेक्स्ट, अश्मक बिल्कुल सदर्न किंगडम था, जिसके बारे में मेंशन किया गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर उसके आसपास हुआ करता था। ओबियसली उसके भी साउथ में और किंगडम्स थे, लेकिन उनके बारे में टेक्स्ट मेंशन नहीं करते, कम से कम हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक,
इसके अलावा क्या था? गांधार, लोग पिछली क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे। वहाँ की कैपिटल सिटी क्या थी? तक्षशिला। का इम्पोर्टेंस है खास करके जब अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया था, कर कर दिया था। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी 6th सेंचुरी बीसी में। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में कौन कौन लोग पढ़े थे? एक तो कोर्ट फिजिशियन ऑफ मगध, दीवक। 6th सेंचुरी बीसी में कोर्ट फिजिशियन था बिम्बसार का। चाणक्य ने भी यहीं पढ़ाई की थी, आया भी था और पढ़ा भी था और पढ़ाया भी था। तो स्टूडेंट था और बाद में यहाँ टीचर भी बना। तो माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को भी यहीं एजुकेशन मिली थी। तक कौटिल्य उसके टीचर्स में से एक हुआ। ठीक। नेक्स्ट कंबोज, भी आज के पाकिस्तान में। ठीक ना। लोकेशन देखते हुए लगता है कि अगर ट्रेड सेंटर था भारत और भारत के नॉर्थ और वेस्ट में किंगडम्स रहे होंगे उनके साथ। ट्रेड सेंटर भी हुआ करता था और कैपिटल सिटी राजापुर, या कभी कभी हाटक नाम भी मिलता। ठीक, कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट आते हैं अवंत। ठीक, इसकी भी दो कैपिटल्स थी, उज्जैनी और महेशमती। बाहुबली मूवी देखी है? कान आई चेहरे पर, तभी मैं समझ गया। तो इससे भी पता चलता है ना, जैसे दो कैपिटल सिटी हो सकता है कभी दो किंगडम रहे हो अलग अलग, बाद में मर्ज हुए, या बाद में स्प्लिट होकर के दो अलग किंगडम्स हो गए हो। ठीक ना। तो बौद्ध बौद्धिस्ट या जो टेक्स्ट हैं उस समय के, ऐसा कोई बहुत क्लियरली मेंशन नहीं करते कि उनकी जियोग्राफी या पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में मेंशन कर। इसके अलावा चेद था। ठीक, चेद नरेश कौन हुआ करता था? महाभारत का बड़ा मशहूर करेक्टर। क्या कीजिएगा। एक बाद में इसका तो किसने ऑक्युपाई कर लिया? कलिंग ने। ठीक, आज का बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कौन सा एरिया हुआ करता था? ललितपुर ये सब वाला है। बुंदेलखंड में ही मशहूर पल का जो बेसिन है काफी। अलावा सूरसेन, मथुरा के। ठीक ना। पहले ये भी रिपब्लिक था, बीच में थोड़े समय के लिए मोनार्क सिस्टम रहा। इसने स्टेब्लिश किया था अकॉर्डिंग टू महाभारत एंड भागवत पुराण। कंस ने, के जो फादर थे उसके पिता थे उग्रसेन, वो रिपब्लिक के हेड थे। कंस ने मोनार्की सिस्टम जो वहाँ स्टेब्लिश कर दी, और बाद में जब कृष्ण और बलराम के समय में वापस रिपब्लिक सिस्टम। ठीक ना। का एक रूलर भी था, बीच बीच में कुछ और फैक्ट्स दिए गए हैं। पुत्र नाम था, वहाँ कोई अवंतिका था नहीं, अलग किंगडम था उस मथुरा के किंगडम का। अब आते हैं हम 10 रिपब्लिक्स पर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन रहा है, सबसे ज़्यादा मेंशन किसके बारे में किया गया है? कपिल वस्तु के शाक्य। जहां से कौन था? गौतम बुद्ध शाक्य थे ना, उनको शाक्य मुनि भी उनका एक टाइटल था। ठीक, और अशोक के इंस्क्रिप्शंस में नेक्स्ट क्या था? वैशाली के लिच्छवी। ये जो वज्र कन्फेडरेशन था के मेंबर्स हुआ। ठीक, नेक्स्ट था पावा के मल्ल, पौपुरी के मल्ल। ठीक, 10 रिपब्लिक्स हम देख रहे हैं।
इसके अलावा कौन थे? कुशिनारा के मल्ल थे, जैसा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक, दिस वाज आल्सो ब्रांच ऑफ राज ऑफ आवा। ठीक, राम गाम के कोलिए, है ना। में एक बड़ी मजेदार स्टोरी कहा जाता है इन्होंने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। ये नदी दोनों के बीच में थी, काक्यों और कोलियों के बीच, और हमेशा इनके बीच लड़ाई हुआ करती थी उसके पानी को लेकर। स्टोरी ये सुनने मिलती है, कितनी सच कितनी झूठ, कि गौतम बुद्ध को जो है रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा गया शाक्य रिपब्लिक की ओर, और उनको पावर दी गई वो कोई एग्रीमेंट कर ले। उन्होंने जो एग्रीमेंट किया वह उसकी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि रोहिणी नदी का सारा पानी दे दिया गया रामगाम के कोलिय रिपब्लिक, और ये वायलेशन था ऑफ द लिमिट जो उन्हें उनके अपने रिपब्लिक से मिला था, और इसके लिए पनिशमेंट था कैपिटल पनिशमेंट। बट सिंस ही वाज सन ऑफ द हेड द रिपब्लिक, उनको क्या दिया गया? देश निकाला। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने घर नहीं छोड़ा था, वो देश निकाला मिला था, और इसी प्रोसेस में जो उनको एनलाइटनमेंट मिल गया। खैर, स्टोरी कितनी सच कितनी झूठ नहीं पता। ये सच है, ये दोनों रिपब्लिक्स के बीच रिवर का जो को लेकर इसका कितना शेयर होगा, जो हम लोग डिस्प्यूट देखते हैं ना, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स कुछ मालूम है इसका विद इन, और कोई ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर के कुछ है चाइना के साथ? और कोई ऐसी? सेटल, यूरोप में तो सारे सेटल, तो सारे सेटल हो चुके हैं। यूरोप की कौन सी नदी है जो चार अलग अलग, जिसके किनारे चार अलग अलग कैपिटल्स हैं? कौन सी रिवर है जिसके किनारे अलग देश? डेन्यूब नदी के किनारे किसके किसके कैपिटल्स हैं देखिएगा, चार अलग अलग कैपिटल्स हैं। नदी के पानी को लेकर के जो झगड़ा होता है बंटवारे को लेकर के, वो आज का नहीं है, तब से हमें मिल जाता है, कोई नई बात नहीं है। ठीक ना। तुम शुमार गिर के मग, बेलग्रेड, बुखारेस्ट, वियना, और है चार कैपिटल। शुमार गिर के मग, तो आज का बीजापुर, का अगला पैर बुंदेलखंड। हाँ कौन है? हाँ कौन सा रिपब्लिक था? अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे, फ्रीडम था। सीधी ऐसे ही था, अगला पैर या पिछला पैर मिर्जापुर। ठीक, इसके अलावा पिप्पिल बन के मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के जो ढेर सारी उसके ओरिजिन को लेकर के, बर्थ को लेकर के स्टोरी है, में से एक स्टोरी आ भी है जो मौर्य रिपब्लिक से था। ठीक, वो नंद की कोई वाइफ थी, मुरा से इसको कहा जाता है। तो ब्राह्मण टेक्स्ट है उसको छल बोलते हैं या व्रात्य बोलते हैं, जिससे बोलते हैं निम्न कुल का दो मतलब माना जाता है कि निम्न वर्ण का रहा होगा, या ये भी माना जाता है कि वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से, फेमस रॉयल फैमिली या चिफ्टन्स
इस वो नहीं था। ठीक। अगला केस पुत्र के कालाम। कालाम वर्ड से कुछ याद आ रहा है गौतम बुद्ध से रिलेटेड? Yes, sir. कौन था? अलार कलाम उनके उलालार गुरु कलाम। थे। बिल्कुल। गुड। और कलाम जो है उनके। ठीक। ठीक। नेक्स्ट मिथिला। मिथिला के विदेह थे। और एक रिपब्लिक ये था और दूसरा ईस्ट में और वेस्ट में कौन सा रिपब्लिक था? हम लोग बात कर रहे थे कि दोनों फिलोसफिकल लर्निंग के, आप क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ फिलोसफी के बहुत बड़े सेंटर थे। लोगों ने बात किया था मिथिला के विदेह और दूसरे याज्ञवल्क्य और गार्गे का जो डिबेट हुआ था वो कहाँ हुआ था? कोर्ट में हुआ। एक बार आप लोग सच इस रिपब्लिक का कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट कुलग्राम या कुलग्राम क्या ज्ञात्रिक, ये भी बड़ा मशहूर रिपब्लिक था। यहाँ से कौन रिलेटेड था? ज्ञात्रिक रिपब्लिक और से महावीर। महावीर स्वामी थे। बिल्कुल। महावीर स्वामी कुलग्राम के ज्ञात्रिक रिपब्लिक से, और गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के साथ शाक्य। के जो क्लान था, ट्राइब थे, उससे गौतम बुद्ध से, ज्ञात्रिक जो ट्राइब का क्लान था उससे महावीर स्वामी थे। ठीक है प्रिंस। लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त का टाइटल था। लिच्छवियों का नवासा, बेटी का बेटा। ठीक। नेक्स्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि प्रीलिम्स में, स्पेशली पीसीएस एग्जाम में, तो सब पर सवाल पूछे जाए, कोई ऐसी चीज नहीं है। आते हैं इमरजेंस ऑफ किंगडम ऑफ। ठीक। मजे की बात यह है कि ये जो रीजन्स इसके थे, यूज ऑफ आयरन, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन, है ना, इन्हीं को क्रेडिट जाता है जो रिलीजियस रिवोल्यूशन, तो जैनिज्म का रिवाइवल हुआ और बुद्धिज्म और दूसरे छोटे छोटे कई सारे सेक्ट्स में इमर्ज हुए, सबका भी क्रेडिट इन्हीं फैक्टर्स को जाता है। ठीक ना। लैंड कंपेरेटिवली ज़्यादा फर्टाइल थी, कई सारे इलाके ऐसे थे, कई सारे रीजन्स ऑफ वर्जिन लैंड्स थे जिनको नया नया एग्रीकल्चर के लिए ऑक्युपाई किया गया था। ठीक। सर इसके लिए एक और फैक्ट है ना, नेचुरल फोर्टिफिकेशन का। रिवर्स, हिल्स, ये सब नेचुरल फोर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते थे मगध को। कहाँ ये मगध के बारे में? यस सर। हाँ, कई सारी चीज़ें थी, मतलब नेचर ने बड़ी सारी फैसिलिटीज़ दिया था ना मगध को। एक तो इसकी आयरन की माइंस, आयरन ओर की माइंस थी वहाँ। ठीक ना। आज भी देखिए कोल और आयरन दोनों के सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट्स हैं उसी के आसपास पाए जाते हैं, है ना। ये था। फिर वहाँ के जो जंगल थे, में हाथी मिलते थे बहुत ज़्यादा, एलिफेंट्स, जिनको आर्मी में भी यूज किया जाता था, है ना। अगर आप देखिए, आप लोगों ने कभी मूवी देखी है 300 करके, बॉलीवुड की एक मूवी है, देखिएगा कभी टाइम में, मेंशन करता और कहा जाता है जब अलेक्जेंडर जो है यहाँ चला आया था, पोरस वगैरह से लड़ा है, तो उसके जो आर्मी थी उसमें ढेर सारी स्टोरीज उनको पता चली। उसमें पता चला कि ऐसे बड़े बड़े जानवर इस्तेमाल करते हैं ये इसके आगे, यानी ब्यास क्रॉस करने के बाद, उनके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मतलब कि ट्रांस ब्यास जो रीजन है वहाँ कोई बहुत बड़ा एम्पायर है, ये बहुत बड़ी आर्मी है, और उस आर्मी में ऐसे बड़े बड़े जानवर जिन्हें एलिफेंट या हाथी कहा जाता है, ग्रीक लोगों ने उससे पहले नहीं देखा था।
और उसको सुन करके भी उनको डर लगा, क्योंकि भारत में आने के बाद ही पहली बार उन्हें कुछ हाथी दिखे थे पोरस की सेना में या अम्बिक की सेना में, ठीक ना। घोड़ों के मुकाबले भी बहुत बड़े होते थे, बहुत ताकतवर होते थे, ठीक। दूसरे इसकी जो पहले कैप्टन थे उसकी लोकेशन आप देखिए, सराउंडेड बाई हिल्स, आसानी से अटैक नहीं किया जा सकता था, सेफ्टी थी। इसके अलावा हाथियों का यूज़ आर्मी में, तो वहाँ के जंगल से बहुत सारे पकड़े जाते थे आसानी से, का उनको बेनिफिट था, ठीक। इसके अलावा जब इतना ज़्यादा सरप्लस होने लगा तो स्टैंडिंग आर्मी हो गई फिर मगध की। ऐसा माना जाता है, ऐसा टेक्स्ट में मिलता है कि पहला किंग था, पहला किंगडम था जिसने स्टैंडिंग आर्मी रखनी शुरू, ठीक ना। इसके पहले वॉलंटियर सर्विस पर बेस्ड हुआ करती थी, हम लोग लेटर वैदिक एज तक पढ़ते आए, ठीक ना। और इसके अलावा जो पहली डायनेस्टी हमको मिलती है मगध में भी और भी डायनेस्टी रही हो, जो पहली जिसके बारे में मेंशन किया होती हरिहंक डायनेस्टी। एक मजेदार चीज और भी है, इसको पेट्रिसाइड डायनेस्टी भी बोला जाता है। कई सारे राजाओं ने अपने बाप को मारकर गद्दी हासिल किया। पता लगा जो बेटा बैठा तो खुद ही मरने के कगार पर है वो, बाप उतने दिन तक जिंदा रहा, ऊब जाते थे। और इसीलिए कौटिल्य ने क्या लिखा शास्त्र में, हजार वुल्फ, में भी औरंगजेब का भी कुछ मेंशन किया गया है कि वो भी करीब 49-50 ईयर्स रहा। उसने लिखा था कि बेटे मेरे उब गए हैं। अब बड़ा बेटा जब किंग बना बहादुर शाह, बस तो क्या एज थी उसकी, 65 एज थी उसकी। राजा बनने का मतलब ही क्या रहा फिर, वही चीज। मतलब ये कौटिल्य ने लिखा कि प्रिंस जो होते हैं वो भेड़िए होते हैं, राजा को हमेशा इनसे सावधान रहना चाहिए, अलर्ट रहे। प्रिंस जो होते थे अक्सर, चूंकि वो क्लेमेंट होते थे ना सक्सेशन के डायरेक्ट, राजा लोग भी क्या करते थे, प्रिंस को हमेशा अपने से दूर ही रखते थे। कोशिश यही करते थे कोई भी प्रिंस कैपिटल सिटी में ना रहे। पता लगा बाप रात में सो रहा, माल में घुसा, रोकेगा तो है नहीं कोई, उसको गर्दन उड़ा दी। के अलावा हम लोग बात कर रहे थे मैरिज डिप्लोमेसी की, है ना। लोग लेटर वैदिक देश के डिस्कस कर रहे थे, बताया कि ब्लड रिलेशंस में जो है, ब्लड रिलेशन में शादियां नहीं हो सकती, लेकिन रॉयल फैमिलीज को इससे छूट दी गई थी कि एक एक जो किंग होता था वो कई सारी शादियां करता था, डिप्लोमेसी अपनी पावर बढ़ाने के लिए, है ना। यहाँ भी बिम्बसार ने भी यही किया, कई सारी शादियां की थी। कहाँ कहाँ किया था आप लोग जरा एक बार देखिएगा, ठीक ना। अब आ जाते हैं सीधे पहले डायनेस्टी के ऊपर, हरियंक डायनेस्टी। फाउंडर कौन था, बिम्बसार, ठीक। उसका एक नाम श्रेणीय भी था, ने स्टैंडिंग आर्मी रखी। और इसके अलावा ही वॉज कंटेम्पोरेरी ऑफ गौतम बुद्ध। एक स्टेटमेंट मिलता है जिस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं भी 80 का हूं, आई एम ऑफ 80 ईयर्स एंड ही इज ऑल्सो ऑफ 80 ईयर्स। हाँ, जो प्रोनाउन ओबियसली उसने इंग्लिश में तो नहीं कहा होगा, जो भी पाल प्राकृत उस समय की लैंग्वेज रही उसमें बोला होगा। तो ही या वह की जो बात करता है तो वह उसने बिम्बसार ने गौतम बुद्ध के लिए, दोनों ऑलमोस्ट सेम एज, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है कि बिम्बसार इकलौता था टेम्पोररी, कई सारे रूलर्स।
गौतम बुद्ध भी, ठीक। रंजित भी कंटेम्पोरेरी थे, सारे रूलर्स थे। और एक खास बात यह है कि गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी को जो इतनी सक्सेस ने आइडिया को, अपने थॉट को, रिलीजन को एक्सपेंड करने में, कि एक वजह यह भी थी कि कई सारे किंगडम्स ऐसे थे, कई सारे रॉयल फैमिलीज थी जिनसे इनके मैरिज रिलेशंस, सीधे रॉयल फैमिली से इनका रिलेशन हो जाता था। इसीलिए ना पता लगा किसी का मौसेरा भाई है, किसी का ममेरा भाई है, किसी का साला है, पहुंच जाते तो उसके यहाँ तो कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ता था ना। ये चीज थी। इसके अलावा क्या था मैरिज डिप्लोमेसी का? एक तो यही था, कौशल की प्रिंसेस कोसला देवी या कौशल देवी से शादी की, और किंगडम ऑफ काशी का एक पार्ट गेन किया एज डाउरी। डाउरी भी 6th सेंचुरी BC से मिल जाता है, बाप को मारना भी तभी से मिल जाता है। हालांकि हो सकता है इस पर भी थोड़ा डिस्प्यूट हो कि बौद्ध और जैन टेक्स्ट है। बाद में आजकल जो सिचुएशन चल रही है इसको भी कहा जाए कि भाई ये तो लेफ्टिस्ट ने गलत पोर्ट, ये भी हो सकता है। और दूसरी चीज, जिस जीवक, कोर्ट फिजिशियन जीवक की हम लोग बात कर रहे थे, उसको भेजा था किसके ट्रीटमेंट के लिए? चंड प्रद्योत। कहाँ का था? अवंतिका। किसके लिए? क्या हुआ था उसको? जॉन्डिस। जॉन्डिस भी पूछा जा सकता है, जीवक का नाम पूछा जा सकता है ना। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज। तो इस तरीके से जो है समय भी अच्छा, लड़ाइयाँ भी चलती रहती थी, ऐसा नहीं कोई बड़े अच्छे रिलेशन थे। भेजा जरूर था, लेकिन जीवक वहाँ कुछ ऐसा उसने खिला दिया था जो जोत को पसंद नहीं था, अपनी जान बचाकर भागा था वहाँ से। ऐसी भी एक स्टोरी मिलती है, हालांकि हिस्ट्री में उसको मेंशन नहीं किया गया होता। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो कौन आता है? अजात शत्रु। सबसे पहले यही उब गया, बाप को मारा, गद्दी हासिल की, और कौशल पर भी इसने हमला किया था। वहाँ की एक प्रिंसेस से शादी करके इसने भी एज डॉरी, हाँ, उसकी दूसरे उससे हुआ होगा। जरूरी नहीं है कि जो प्रिंसेस थी वहाँ की कौशल देवी उसी का बेटा रहा हो, क्वीन का भी बेटा हो सकता हो। दूसरी चीज, इसने भी कौशल से लड़ाई की, काशी एज डॉरी हासिल किया वहाँ के एक प्रिंसेस से शादी करके। इसके अलावा वज्जी कन्फेडरेशन पर हमला इसने किया था, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे। एक, इसने दो चीजों का, दो नई टेक्निक का यूज किया लड़ाई के मैदान में। एक रथ मूसल होता था, दूसरा महाशिला कंटक। और इन दोनों को दिखाया गया है किस मूवी में? बाहुबली में है ना। बाहुबली में जो एक रथ दिखाया गया है तो आगे घूमने वाला लगा हुआ है ना, वो होता था। इसके अलावा पहिए में भी वो धारदार हथियार लगा दिए जाते थे, उसको रथ मूसल बोला जाता था। और महाशिला कंटक, जो पत्थर बांध करके कपड़ा फेंकते थे, बड़े बड़े पत्थर जो है फेंकते थे, इन दोनों का भी यूज किया था। नई टेक्नोलॉजी भी थी जो भारी पड़ी नेशनल आर्मी पर, ठीक ना। और कन्वेड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? 1 year after the death of Gautam Buddha. क्या साल था? टाइम क्या था?
इसी उस पूरा 100 साल हो गए। 483 भी। तो एनीवे किसने जवाब दिया था? मैंने सर। बिल्कुल सही जवाब दिया था, सही रिप्लाई किया था, गुड। आफ्टर डेथ ऑफ बुद्ध, बुद्धिस्ट काउंसिल थी। हेड कौन था इसका? ये ठीक है, पता कीजिए, आगे आपको मिलेगा, बुद्धिज्म पढ़ेंगे फिर एक बार आप लोग देख लीजिएगा हेड इसका, ठीक। उसके बाद अजातशत्रु के बाद आ जाता है डाइन, ठीक ना। ही वॉज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र, ठीक। इसके अलावा क्या था वो? अपनी डायनेस्टी का लास्ट रूलर भी था, लास्ट किंग। के बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आ जाती, सॉरी, नाग दशक था, नॉट उदाइन। नाग दशक वाज द लास्ट रूलर ऑफ हरिंग, दाइन नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग ऑनलाइन, उनको कोई प्रॉब्लम, कोई चीज ऐसा तो नहीं छूट जा रही उनकी? नो सर, सुन रही हूँ। ठीक। नाग दशक लास्ट रूलर था। सर नाग दशक का दिन से क्या रिलेशन था? एक्चुअली हिस्ट्री के बुक्स में बहुत क्लियर तो है नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन था, उसका बेटा था, उसके बेटे का बेटा था, ठीक ना। जो इम्पोर्टेंट रूलर्स होते हैं एज पर टेक्स्ट बुक्स में इनको मेंशन करें। बीच वाले ओबियसली जो भी रूलर्स रहे इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, अगर कोई रहे होंगे तो। क्या हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अचीवमेंट यही थे कि अपने बाप के बेटे थे, उनको फोन मिल गया और अपने बेटे को दे करके चले गए, ठीक। देवर जस्ट नेम्स। और एक इशू ये भी है ना कि इन सब नामों को ले करके इतना ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है बौद्ध टेक्स्ट में, फिर वो ब्राह्मण टेक्स्ट कहा जाता है, उनमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक ना। तो स्टडी के कन्वीनियंस के लिए जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उन्हीं को फिर रखा जाता है। तो नाम तो ढेर सारा मिल जाएगा। ही रहा है, लोग हिस्ट्री पढ़िए, प्रेमचंद के कहानी बड़े भाई साहब जरूर पढ़िए, मौका मिले तो नेट पर भी मिल जाएगी। बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को बताते हैं, 9th क्लास में थे, छोटा भाई 5 साल छोटा था उम्र में, लेकिन बड़े भाई साहब जो है पढ़ाई लिखाई के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे, तो एक क्लास में 2-2 3-3 साल। अल्टीमेटली नौबत ये आ गई कि छोटा भाई जो सिर्फ 1 साल पीछे था, 9th में, छोटा भाई 8th में। 9th क्लास का सिलेबस भी अलग था। बड़े भाई ने बताया कि लाला जब हमारी क्लास में आना पड़ेगा तब पता चलेगा, आओगे तब पता चलेगा, जब अंग्रेजों की हिस्ट्री रटनी पड़ेगी। 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं, किस हेनरी ने कितने ब्याह किया रहा, याद रखना आसान काम है क्या? ये 8वें की जगह 7वां लिखा और सारे नंबर सफाचट। दर्जनों विलियम जेम्स और कौड़ियों तो चार्ल्स हुए हैं। कौड़ी का मतलब 20 दर्जनों विलियम जेम्स और कौड़ियों तो चार्ल्स हुए। अभागों को नाम भी नहीं जोड़ते थे, एक ही नाम के आगे द्वयम स्वयं चहारुम पंजुम जोड़ते चल गए, पर्शियन होता है नंबर, दूसरा तीसरा चौथा। पूर्वो या बारबेरियन जो बोला जाता है, उनकी डायनेस्टी जो भी प्रोनाउंस की जाती है फ्रेंच में, लुई 16th 15th 14th, है ना। 13 14 15 16 इन्हीं के बारे में हिस्ट्री की बुक्स में मिलता है, उससे पहले कि नहीं मिलता, इंपॉर्टेंट नहीं थे। ये चीज़ होती। इसी तरीके से कई आपको हेनरी, कई एडवर्ड ऐसे हैं जो मिसिंग मिल जाएंगे वहाँ, इंपॉर्टेंट नहीं थे वो, ठीक ना। सुनाग वाज द फाउंडर, और सबसे बड़ी उसकी अचीवमेंट क्या थी? उसने अवंती को कॉन्कर कर लिया,
काफ़ी लंबा, मतलब पूरी हर्यंक डायनेस्टी जो है उससे लड़ती रही, और अल्टीमेटली फिर शशनाग डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसने उसको कैप्चर किया, ठीक ना। एक मगध किंगडम का जो राइज था, ये कोई पर्टिकुलर एक एरा में नहीं हुआ। 6th सेंचुरी BC में देखते हैं कि मगध किंगडम है उसका एक्सपेंशन स्टार्ट होता है, क्लियर मेंशन किया, और पीक पर कब पहुंचता वो? 3rd सेंचुरी BC में, ऑलमोस्ट 300 साल, ठीक ना, जब अशोक ने कलिंग को कॉन्कर किया, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य को एक बड़ा एम्पायर मिला हुआ था, जैसा कि हम नंदों के टाइटल से देखते हैं, बड़ा जो उसको, जब वो थ्रोन उसने कैप्चर किया मगध का, बड़ा एम्पायर था कि ये पूरा प्रोसेस चलता रहा, एक के बाद एक डायनेस्टी जो है वो एक्सपेंड कर रही थी मगध के किंगडम को, ये कोई पर्टिकुलर एक दिन में। यंग डायनेस्टी से स्टार्ट हो रहा और शशनाग डायनेस्टी उसको कंटिन्यू कर रही, यानी कि जो एक था एक्सपेंशन की जो पॉलिसी थी, है ना, उन्होंने कंटिन्यू। फिर उसका बेटा जो था उसका सक्सेसर कालाशोक, तो चंडाशोक भी कहा जाता है। यह नाम इसलिए उसको दिया गया था, अपने गुस्से के लिए बड़ा मशहूर था, इसलिए अशोक चंड या चंड अशोक या चंडाशोक भी कहा जाता है, ठीक ना। और उसने कन्वेंट किया सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को। ये कब हुई थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल? 100 years after first. आफ्टर 100 years ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? 483, तो 483. सेकंड हो गई 383, ठीक ना। तो हुई कहाँ थी? वैशाली। ये पेयर कभी भी आ सकता है। एक तो कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हेल्ड की गई, क्या हेड कौन था, प्लेस कौन सा था, या रूलर कौन था? एक अलग से माना जाता है हर्ष के समय में। ये माना जाता है कि जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट काउंसिल थी, फोर्थ या लास्ट, दैट वाज इन ऑफ कनिष्क। सर ये सेकंड मोगली पुत्तिस ने प्रिसाइड किया था क्या? किसने? सेकंड काउंसिल को मोगली पुत्तिस ने किया था क्या? तो थर्ड के थे, सेकंड सर्च कीजिएगा क्या नाम मिलता है। सर्व कामिन करके कुछ नाम था, देखिएगा सही था या गलत जसोदा था। खान. यस. सही था या गलत था, ठीक। और इसके अलावा महानंदिन नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये शशनाग डायनेस्टी का था, न कि नंद डायनेस्टी, ठीक ना। महानंदिन वाज द लास्ट रूलर। अब बीच में भी कई सारे रहे होंगे, बट दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट और स्टडी। अगली डायनेस्टी आ जाती है नंद डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी जो है, अगर हमें कंटिन्यूएशन में देखते हैं तो फोर्थ डायनेस्टी, शशनाग नंद। और नंद डायनेस्टी में भी हम क्या देखते हैं, फाउंडर महापद्म नंद था, उसके टाइटल्स क्या थे? सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का अंत करने वाला। अब एग्जैक्टली यही मीनिंग होनी चाहिए, छत्र का मतलब ये भी होता है ना जो रॉयल वो होता है, बिल्कुल। जो भी रहा हो क्या था, इसके कई सारी मीनिंग्स निकाली जाती है। अब मान यही लिया जाता है क्षत्रियों से लड़ा था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे रूलर्स जो है क्षत्रिय थे, जो क्षत्रिय नहीं थे। छत्र का मतलब जो रॉयल वो होता है ना, रॉयल क्या बोलते हैं उसको, अ, अरे जो जो राजा होते हैं उनके सिर पर जो रखा जाता है, तो थ्रोन का भी वो जो है, थ्रोन, हाँ क्राउन नहीं, उसके ऊपर लगा रहा था ना एक अम्ब्रेला सर टाइप का। नाम बोला हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं याद आ रहा, किसी में याद आता तो बता देता। सर छत्र तो बोलते हैं. जैसे महाछत्रपति कहा जाता है ना शिवाजी को, छत्रपति। छत्र जो है वो थ्रोन या जो सॉवरेंटी होती है उसको भी रिप्रेजेंट करता है।
सब छत्रांतक का मतलब ये भी हो सकता है कि जो भी इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे उसके समय में, उसको उसने कॉन्कर कर लिया। ठीक ना? एनीवे, लोग इस पर कोई कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। चला सर अगर इसमें क्षत्रियो को इसने किल किया था तो ये किस कास्ट पे बिलोंग करता था? हाँ सर। और ये क्षत्रियों को क्या? सर इसने आपने बताया ना ये सर्व छत्रांतक था, मीनिंग इसका है वो क्षत्रियो का को वो रिमूव हाँ, करता था, उनकी किलिंग, तो इसकी कास्ट क्या थी उस टाइम? बड़ा डिस्प्यूट है। कुछ लोग शूद्र बताते हैं जो ब्राह्मण टेक्स्ट है, कुछ लोग ब्राह्मण बताते हैं। डाउटफुल है क्या था एग्जैक्टली। कौटिल्य की जो स्टोरी मिलती है उसमें तो, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि शूद्र का मतलब वो शूद्र वर्ण से रहा हो। गुस्से में भी लोग बोल देते हैं। एक अनटचेबल कम्युनिटी हुआ करती जिसे चांडाल कहा जाता था कभी। आज भी लोग बच्चों पर या बड़ों पर भी गुस्सा तो उसको चांडाल बोल देते हैं। नहीं को चांडाल हो जाता है ना? हो सकता है जिन टेक्स्ट में मिलता है उनको शूद्र कहा गया, जरूरी नहीं है। वो उनको ये हिकारत से, है ना, डिफेम करने के लिए, उनको इंसल्ट करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए कहा गया हो। बहुत सारी मीनिंग्स होती है। एंशियंट टेक्स्ट का जो इंटरप्रिटेशन है उसको लेकर अब भी बड़ी एम्बिगिटी है। एक्चुअली चीज़ें थी क्या, लेकिन हम लोगों को वही मानना पड़ेगा। इस पर हिस्टोरियंस की मेजॉरिटी जो है एग्री करती है। ठीक ना? वो कई सारा अम्ब्रेला टाइप का जो होता मिलता है वो कहेंगे नहीं, बल्कि कुछ लोगों को प्रिविलेज भी दिया जाता था जो भी उसको रख सकते थे। वो स्पेशल जो है वो स्टेटस उनका होता था। तो हो सकता है उस मीनिंग में भी रहा हो। ढेर सारे किंगडम्स जो थे उनको उसने कैप्चर कर लिया। इसके अलावा उसका एक और टाइटल था एक राट। अब ये टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब कि बहुत बड़े एरिया का वो रूलर बन चुका था। तो सब छत्रांतक से ये जो इंडिकेशन मिलता है ना, कि या तो रूलिंग डायनेस्टीज थी, जरूरी नहीं कि सारे क्षत्रिय रहे हों। हो सकता है छत्र का मतलब वही किंगडम से हो, सॉवरेंटी से हो, तो उनको उसने कैप्चर किया था। कोई मीनिंग उसकी हो सकती है। तो आप लोग दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा। ठीक। ओबियसली इस डायनेस्टी में भी जितने रूलर्स हुए उन्होंने वही एक्सपेंशन की जो पॉलिसी थी उसको बनाए रखा। और लास्ट था धनानंद, धनानंद या घनानंद। घनानंद नहीं, धनानंद ही रहा होगा। फिर नाम क्यों था? माना जाता है उसके पास बहुत सारी मनी थी, प्रॉपर्टी तो रही होगी। प्रॉपर्टी तो पूरा किंगडम ही होता था उनका। कि उस समय तो कोई डिवाइन थ्योरी आ चुकी थी ना किंगशिप की। कुछ उन्हीं का होता था, चूंकि किंग वाज कंसिडर्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। दुनिया में जहाँ तक उसका किंगडम होता था वहाँ का सब कुछ वही होता था। उसके पास ढेर सारा वेल्थ होता है, इस नाते भी कहा जाता है। और ड्यूरिंग हिज एरा अलेक्जेंडर इन्वेडेड। बिल्कुल। और उसी के समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका तख्ता पलट दिया, कू कर दिया। कू किया था, क्या किया था? पैक किया था। कू नहीं किया था क्योंकि एम्प्लॉय नहीं था। ठीक। इसके अलावा इस इवेंट को लेकर के जो हुआ था, जो देश के चंद्रगुप्त ने, उसको लेकर के एक बड़ा मशहूर बुक भी है, एक टेक्स्ट भी है, लिटरेरी वर्क। रुद्रक का नाम सुना है?
मुद्रा का कोई रिलेशन भी नहीं है, इनफैक्ट विशाख दत्त मुद्रा राक्षस सर। ब्रह्म राक्षस नहीं, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ही था सर। हिंदी लिटरेचर है क्या है? जो मुक्तिबोध ने लिखा है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, ब्रह्म राक्षस, मुद्रा राक्षस, इसका मतलब क्या हुआ मुद्रा राक्षस का? हुँ? मुद्रा का मतलब धनानंद को कहा गया क्या सर? है? हाँ, कुछ बता रही थी। फिर धनानंद में भी उसे बोला गया। मुद्रा स्टाम्प देखा कभी? सील से भी मुद्रा कहा जाता है। और राक्षस जो है वो धनानंद का मिनिस्टर था, ठीक? राक्षस नाम था उसका, सिर्फ नाम का राक्षस था। कितना काबिल था कि कौटिल्य ने इंश्योर किया कि राक्षस का मर्डर न हो जाए, इससे बाद में वो मौर्यन डायनेस्टी को सर्व करे, ड्यू टू हिज एलिजिबिलिटी। तो उसका जो स्टाम्प था, उसकी जो सील थी, उसको मिसयूज करके पावर कैप्चर किया था, ठीक? द राक्षस मीन्स स्टाम्प और सील ऑफ राक्षस। राक्षस वाज मिनिस्टर इन द किंगडम। क्लियर? नाम से वो, ये मैं भी थोड़ी देर पहले बात करना, सब छत्रांतक इंटरप्रेट कैसे किया जाता है जानबूझ करके। इसका एक तो काफ़ी डिटेल में मेंशन किया गया है, उसमें वही इवेंट दिखाया गया है कि कैसे उस सील को यूज करके मिनिस्टर की और विद इन किंगडम पावर को कैप्चर किया, कई लोगों को अपनी ओर मिला लिया और फिर बाद में अटैक कर दिया, वो मार डाला। सर ये सील का यूज धनानंद के डेथ के बाद किया था या उससे पहले किया था? ओबियसली उसके पहले कॉन्स्पिरेसी करने के लिए उसके अगेंस्ट। आजकल का कम्युनिकेशन सिस्टम तो था नहीं, तुरंत मेल किया, फोन मिलाया, व्हाट्सएप मैसेज किया, तो बड़ा टाइम लगता था ना कम्युनिकेट होने में चीज़ें। और पता लगा वहाँ सेंटर में बैठा हुआ पाटलिपुत्र में, और उसकी सील का यूज करके इधर बॉर्डर एरियाज पर सारा कैप्चर कर लिया कि हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। देखिए, हमें जो है मिनिस्टर जो है, जो विश्व में उसका टाइटल रहा हो, महामात्य वगैरह। मात्य सर मिनिस्टर को ही कहते थे। क्या चीज? मात्य। अमात्य या महामात्य जो है नाम हुआ करता था ना, मिनिस्टर्स का टाइटल था, कैटेगरी थी। तो उसने हमको एक पावर दे करके भेजा करके, धीरे धीरे करके जो अब जो है आउट, मतलब जो दूर वाला एरिया था, रिमोट एरिया था किंगडम का, उसको उसने कैप्चर कर लिया। माना अभी जाता पहले एक बार सीधे कैपिटल पर ही अटैक किया था, वहां से जैसे तैसे जान बचाकर बाजे गुरु चेला। तो इस पर भी एक कहानी मिलती है, मतलब उसमें चाणक्य भी था और चंद्रगुप्त मौर्य भी, रोटी वाला। अब ऐसा समझ के बाद, लेकिन ठीक है, वो एक मॉरल स्टोरी के लिए है। बिल्कुल, तो कहानी आप ही सुनाइए फिर। बीच में क्या उसका वही चीज, तो किनारे किनारे से पहले खाना शुरू करो, ठंडा होता है, वहां जाकर के उनको नॉलेज हुआ कि नहीं, सेंटर पर अटैक करने के बजाय पहले जो रिमोट एरिया है किंगडम का, पहले उसको कैप्चर करो। वो कैप्चर करने के लिए मिसयूज किया ट्रम्प जो है। पहले इसका मुद्रा का एक और होता, मुद्रा, मुद्रिका, प्रभु मुद्रिका, मेली मुख माही। कभी हनुमान चालीसा पढ़ा है? रिंग, अंगूठी को भी मुद्रिका बोला जाता, मुद्रा मुद्रिका बोला जाता। मुद्रा सील, मुद्रा अंगूठी भी होती थी। कुछ लोगों की जो अंगूठी होती थी, रिंग होती थी, उसको भी एज स्टाम्प यूज किया जाता, खास उसमें वो डिजाइन बना होता था, जो कि रॉयल, हाँ, जो कि रॉयल डिजाइन होता था, है सर ना? मुद्रा मीन्स करेंसी भी होती है। हाँ, मुद्रा करेंसी को भी कहा जाता है। तो वो भी जो रॉयल पावर होता है उसको रिप्रेजेंट करती है ना। तो करेंसी को इशू करने का राइट या तो स्टेट को होता है
या फिर वो किसी न किसी को उसको क्या बोलते हैं, हैंड ओवर कर देता है, शिफ्ट कर देता है कि चलो ठीक है, या एम्पावर कर देता है। तो ऐसे भी किंगडम्स मिलते हैं जिन्होंने कुछ जो गिल्ड्स हुआ करते थे क्राफ्ट्समैन के या ट्रेडर्स के, उनको पावर दे रखी थी तो मिंट करने की, है ना। लेकिन ये अथॉरिटी जो है स्टेट ही देता था, स्टेट की मोनोपोली मानी जाती थी। एक ईडियम या फ्रेज जिसको बोलते हैं कि, फ्रेज नहीं बल्कि प्रोवर्ब, सिक्का बदल जाना। ठीक, बड़ी मशहूर स्टोरी है, मैं नाम नहीं याद कर पा। भारत के पार्टीशन पर का टाइटल है सिक्का बदल गया, मीन्स रिजीम चेंज हो गई। ठीक ना, पहले ब्रिटिश हुआ करते थे, अब भारत और पाकिस्तान नाम से अलग अलग स्टेट्स आ गए हैं। टाइम मिले पढ़िए, सब बड़ी मशहूर पार्टीशन की। एक हिंदू महिला होती है, जमींदार फैमिली, अपने लोग जो उसके अटेंडेंट, उसकी जान वगैरह हड़पने के लिए, तक सिक्का बदल गया। सिक्का बदलना जो है वो रिप्रेजेंट करता था, रूलिंग एलिट होता था उसका चेंज, रिजीम चेंज हो जाना, डायनेस्टी चेंज हो जाना, है ना। जो करेंसी का वो भी मुद्रा कहा जाता है, वो कहीं न कहीं उस मीनिंग में भी कहा जाता है कि वो स्टेट की अथॉरिटी होती है टू करेंसी। फिर हम लोग जो कागज़ के करेंसी नोट्स हम लोग लेकर घूमते हैं, उसकी कोई वैल्यू तो होती नहीं, है ना। आज पता चला रिजर्व बैंक की गारंटी गई उसके पीछे से, क्या हाल होगा हम लोगों का। पगलाए घूम रहे हैं। ये क्या हुआ, जितने लोग बैंक में ये डिपॉजिट वो डिपॉजिट किए पड़े थे, सब बेकार हो गए बेचारे पैदल, है ना। तो हमारे जो करेंसी नोट्स उनको किस टाइप का की करेंसी कहा जाता है, पर्टिकुलर नाम इकोनॉमिक्स हो गया ना आप लोगों का। कौन सी करेंसी कहा जाता है उसको, फिएट करेंसी का भी नाम सुना है? चलिए ठीक है, देखिएगा। प्रोमिसरी नोट भी होता है, पर देखिए प्रॉमिस किया होता है, प्रॉमिस टू पे द सम ऑफ दिस टू द बियरर। बियरर प्रोमिसरी नोट भी होता है। प्रोमिसरी नोट एक स्पेशल जो है कॉमर्शियल पेपर होता है। जो लोग कॉमर्स आप में से किसी पढ़ा है, जो लोग ऑनलाइन, उनमें से किसी ने No, sir. बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, हुंडी, करेंसी नोट इज आल्सो काइंड ऑफ प्रोमिसरी। ठीक नहीं भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया, को हटा करके, और एक नई डायनेस्टी के फाउंडेशन रखी जिसको बोलते हैं मॉडर्न डायनेस्टी। तो आज का टॉपिक में हम यहीं तक हैं, और क्या क्या पढ़ा हमने, रिपब्लिक्स, महाजनपदास, इमरजेंस ऑफ मगध। अब आगे काफ़ी लंबे समय तक मगध की स्टोरी चलती रहेगी, पूरी मॉडर्न डायनेस्टी, पोस्ट मॉडर्न एज में भी, फिर बाद में गुप्ता डायनेस्टी का भी काफ़ी क्लोज रिलेशन रहा। ये बता रहे हैं, चलता रहेगा काफ़ी लंबे समय तक जो है मॉडर्न डायनेस्टी, क्या बोलते हैं, मगध किंगडम की स्टोरी हो। आजकल मगध किंगडम का क्या हाल है, इतनी ग्लोरियस हिस्ट्री है मगध की, और आज के लोगों ने उसका क्या हाल करके रखा है। दुख होना चाहिए हम लोगों को, भारत में सब लोगों को। हाँ, लोग जोग्राफिकल इम्पैक्ट में जब पढ़ रहे थे तो उसका एक एक वजह ये भी थी कि बाकी वो एरियाज तो जिनका लैंड बॉर्डर मिलता है, उनके अकॉर्डिंग आप देखें तो दिल्ली अप्रॉक्सीमेट सेंटर में पड़ जाती है, अप्रॉक्सीमेट।
कि आज मान लीजिए पाकिस्तान नज़दीक है, पहले तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे भारत का हिस्सा हुआ, अकॉर्डिंग अगर वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ देखिए, जो लैंड बॉर्डर्स थे दिल्ली के लोकेशन ऑलमोस्ट में पड़ी। पार्टीशन होने के बाद अच्छा अफगानिस्तान के अलग, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान, जो सदर्न पार्ट था बॉर्डर उसका मिलता नहीं था। नवल अटैक कोई कर नहीं पाया यूरोपियंस के पहले, ऊपर से यहीं के ही कुछ खास करके चोलों ने जाकर के मारा पीटा अटैक किया, बाहर से कोई आ नहीं सकता। लेकिन आते दिल्ली जो है काफ़ी लंबे समय तक, कभी अनडिवाइडेड इंडिया जिसमें तो आप अगर एक बॉर्डर लाइन आप उसकी है ना, ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल टाइप का कुछ बनेगा ऑलमोस्ट सेंटर नियर अबाउट दिल्ली के लोकेशन, वो काफ़ी लंबे समय तक सेंटर ऑफ पावर भी था ही, कि वहाँ से फिर एक तो न तो नॉर्थ जाया जा सकता था, लेकिन ईस्ट और साउथ में एक्सपेंड करने के लिए वो बेस का काम, जिसका भी किंगडम होता था तो एक्सपेंड करने के लिए बेस का काम करता था। आते कोई भी जब आता था नॉर्थ वेस्ट दिल्ली को कैप्चर, लेकिन तब की बात है जब बहुत लंबे जो आते भी थे उधर से उसी एरिया तक लिमिटेड, रेयर ऐसा होता डायनेस्टी दे देकर अलेक्जेंडर भैया उधर से, बाकी जो ग्रीक वगैरह भी बाद में आए वगैरह वो भी थोड़े से हिस्से पार्ट में जाते पार्ट कंपनी लूटने के लिए नहीं, कुछ लोग तो ऐसे आते थे जैसे भगाए जाते थे अपने यहाँ। बाबर भी कोई लूटने के लिए नहीं आया था, शुरुआत में उसको लगा था कि लूट कर भाग जाएंगे, लेकिन जब वहाँ से भगाया गया था ना फरगना से, यही हाल सिल्लुकस का था। अलेक्जेंडर के डेथ के बाद जिसको के जितने कमांडर से उनमें आपस में झगड़ा हो गया तो सबने आपस में बांट लिया उस एम्पायर को, इससे ये पड़ा था। इसी तरीके से मेनेंडर के साथ रहा था, इसी तरीके से कुषाणों के साथ रहा था। सेंट्रल एशिया से उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, उनको हटना पड़ा अपनी पोजीशन से, तो कमी हुई थी, जो डैमेज हुआ था तो रिपेयर करने के लिए जब हो दिया था तो कुछ करना चाहिए, उन्होंने एफर्ट किया और सक्सेस तरीके से चीज नहीं था, चीजें रही थी तो ज़्यादा नहीं, साउथ से कुछ नॉर्थ ईस्ट या एक्चुअली नॉर्दर्न बॉर्डर था वो तो आज भी सेफ है। जो माना जाता है कि चाइना की तरफ जो स्लोप है, स्लो है काफ़ी, तो वहाँ से चढ़ा जा सकता है आसानी से, लेकिन जो इधर है भारत की तरफ वहाँ नहीं उतरा जा सकता। बहुत ज़्यादा वो एकदम खड़ा है, हाँ उतरा नहीं जा सकता। वहाँ से आप अपने आर्टिलरी वगैरह लेकर चढ़ाई तो कर सकते हैं, इधर उतर नहीं सकते। तो देखिए चाइना के साथ जो है टैंक बैटल का कोई वो नहीं, आर्टिलरी या फिर इन्फेंट्री, टैंक रेजिमेंट का वहाँ रोल ही नहीं होता, तो उसका वो फैक्ट ऐसा है कि वहाँ टैंक मूवमेंट ही नहीं कर सकते, उतर नहीं सकते ना इस तरफ, अगर तो बैठ के उतरे कैसे, ये इशू है। नॉर्थ बॉर्डर जो था सेफ था, नॉर्थ ईस्ट पूरा सेफ ही था सेम, साउथ पूरा सेफ ही रहा, तो कनेक्टिविटी थी वो नॉर्थ वेस्ट से थी, और वहाँ भी कुछ माउंटेन पासेस थे वहाँ से होकर के एंटर किया जा सकता था। ये लोग आप इनका अपना किंगडम का जब एक्सपेंशन करते थे तो भारत में ही इतना ज़्यादा हो जाता तो उसी में खर्च हो जाते थे। ताज़ा लगाओ, अगर कोई नॉर्थ से फार साउथ तक जा रहा है, उस कम्युनिकेशन को बनाए रखना, लॉजिस्टिक सप्लाई बनाए रखना बड़े बड़ा चैलेंज। आप लोग और हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस इंडियन ने क्या पर अटैक किया, ऑलमोस्ट 5 लाख की फौज अटैक कर बैठा, और रशिया ने कोई लड़ाई की ही नहीं। एक
वार किया था ऑस्ट्रेलिया से, बाकी कोई लड़ाई नहीं की, सिर्फ रेसिस्ट करता, पीछे हटता, कुरियन आगे बढ़ता रहा, पीछे हटते रहे, बिल्कुल जो भी एग्री जो भी क्रॉप्स होती थी, जो भी सप्लाई होती थी, उसको सब जला देते थे। जानवरों के लिए कुछ बचता था नहीं, सारों। नतीजा इसको रेस्ट यूरोप से, स्पेशली पेरिस से सप्लाई बनाए रखी, आखिरकार उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां से आगे लॉजिस्टिक सप्लाई हो ही नहीं सकती, और वहीं से खुद ही वापस लौटा। तब तक ठंड पड़ने लगी, अच्छी खासी ठंड हुई, और 4,80,000 फौज मारी गई थी बिना कोई बड़ी लड़ाई लड़े। सिर्फ लोग ठंड से मारे गए, ठंड से, और सप्लाई नहीं मेंटेन की जा सकती। यही हाल हुआ सेकंड वर्ल्ड वार। जर्मनी को पूरा जर्मनी सप्लाई करनी पड़ी। जब अशोक के समय से आप देखिए, पूरा पाटलिपुत्र से लेकर के और वहां तक पहुंच गया था, कर्नाटक तक। में अगर कोई मैसेज हो, पता लगा कोई रिवोल्ट हो गया, कोई रिविलियन हो गया, मैसेज आने में महीने भर, 15 दिन से ऊपर महीने भर लग जाते थे। अगर यहाँ से फौज भेजने में, अगर लोकल लेवल पर पावरफुल फौज नहीं रखी, तो आसपास है भी तो 15-20 दिन लग जाते थे, और 1-1.5 महीना तो उनको वैसे मिल जाता था। टफ काम। कि नहीं, फिर उसके बाद इस पूरा जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट था, वहाँ भी वही हाल था, अफगानिस्तान का बहुत रोल रहा। भारत के पास कहा जाता है बेस्ट एग्जैक्ट डेप्थ यही है कि यहाँ की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन वो गाँव में रहती। आप यूरोप में देखिए तो वहाँ का जो लोकेशन आपको मिली, जो पॉपुलेशन है शहरों में, कुछ गिने चुने अर्बन सेंटर्स हैं, मैक्सिमम जो रेशियो है पॉपुलेशन का वहीं पर है। शहरों को अगर पकड़ लिया, पूरा देश सरेंडर। भारत में 5-6 लाख सिर्फ गांव हैं। अगर कैप्चर करना चाहे तो ऑन एवरेज एक गांव कैप्चर करने के लिए कितने फौजियों की जरूरत होगी? 10 तो कम से कम रखिए, मिनिमम। भी ऐसे ऐसे उजट गांव हैं जहां 100-200 फौजी भी कम ही पड़ेंगे। फिर भी ऑन एवरेज अगर 10 रखिए तो 6 लाख गांव को कैप्चर करने के लिए कितनी फौज चाहिए? 1 मिलियन कौन रख पाएगा? फुल नहीं है। एक, एक डेप्थ दे। भारत के साथ प्रॉब्लम ये थी, जो भी रूलर्स होते थे, जब वो पैन इंडियन अपना एम्पायर खड़ा करते, वो इतना बड़ा हो जाता था कि भारत पास चीज नहीं। इसके अलावा चूंकि अगर अब भी देखिए, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, वहाँ लैंग्वेज आप देखिए तो हर कोई अलग अलग, ऑलमोस्ट कंट्री अपने आप में है ना। साइज आप देखिए तो रसिया को हटा दीजिए तो लगभग पूरी, लैंग्वेज और कल्चर के अकॉर्डिंग तो वहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्स। ये एक कंट्री जोग्राफिकली वेल डिफाइंड है, इस नाते कंट्री के अंदर कई सारे। पैन इंडियन बोलता था, भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता, कॉन्टिनेंट इंडियन ओशन, किसी ओशन को काम नहीं पड़ता अकॉर्डिंग